हेलो गाइस। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चों, आपको ये जानकर आश्चर्य होता होगा कि सर पहले केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं शुरू किया और आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू कर रहे हैं। तो एक्चुअल में है क्या कि आपका नीट और जी मेंस का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक को निकाल रहा हूँ। ठीक है। तो जैसा कि मैं बायो में भी ह्यूमन जेनेटिक डिजॉर्डर बता रहा हूँ, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी जैसे आज मैं आयनिक इक्विलिब्रियम लेकर के आया हूँ। तो देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहला टर्म क्या है? इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम को समझते हैं हम लोग। तो इक्विलिब्रियम जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है आयनिक, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो फिजिक्स में तुम लोग पढ़े हो, तो फिजिक्स में क्या कहता है, जैसे कोई बॉडी है और इस पर सेवरल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत तरह का फोर्स लग रहा है, तो अगर कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स अगर ज़ीरो हो जाए तो आपको समझना है कि वो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना। अब केमिस्ट्री में हम लोग आते हैं। केमिस्ट्री में क्या है कि जितने भी हैं वो केमिकल रिएक्शंस हैं, और वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस में हम लोग क्या देखते हैं, दो तरह का रिएक्शन देखते हैं कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। तो कहता है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, और अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है तो उसको बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो अगर एक ही रिएक्शन में दोनों होता है तो उसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये सब पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है। तो कहता है कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, और उसी को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि कंडीशन इक्विलिब्रियम में है, ऐसा प्रतीत होता है कि रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप्ड है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हो क्या रहा है कि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन, और दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर बात होती है आयनिक इक्विलिब्रियम की। तो आयनिक इक्विलिब्रियम को समझने से पहले आपको दो तीन टर्म जो है वो थोड़ा सा जानना जरूरी है। क्या? तो सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो हुआ जो आयंस में नहीं टूटते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स वो हुए जो आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है ना। तो अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंप्लीट डिसोसिएट कर जाता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें पार्शियल डिसोसिएशन होता है। ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होता है कि पार्शियल डिसोसिएशन होता है। इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा आयंस में नहीं टूटता है। तो जब पूरा का पूरा वो नहीं टूटता है तो क्या होता होगा कि कुछ रिएक्टेंट्स वो अनडिसोसिएटेड रह जाते हैं। ठीक है। तो वो अनडिसोसिएटेड को ही हम लोग अनआयोनाइज्ड बोलते हैं। ठीक है। नॉन आयोनाइज्ड या अनआयोनाइज्ड उसको बोल सकते हैं। तो नॉन आयोनाइज्ड पार्ट जो रिएक्टेंट्स का है वो, और जो प्रोडक्ट में बना है आयंस, उस आयंस और नॉन आयोनाइज्ड रिएक्टेंट के बीच में अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है तो दैट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि अगर सपोज करो कि ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जैसे ही इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो ये टूट जाता है आयंस में। ठीक है। ये आयंस में टूट गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये कंपाउंड पूरा का पूरा टूट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और अगर पूरा का पूरा नहीं टूट पाया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें तो पार्शियल डिसोसिएशन होगा, तो कुछ पार्ट जो है वो रिएक्टेंट का नॉन आयनाइज्ड रहेगा, और कुछ जो है वो आयंस में बन जाएगा, आयंस में टूट करके प्रोडक्ट दे देगा। तो ये जो प्रोडक्ट में आयंस हैं और जो नॉन आयनाइज्ड रिएक्टेंट हैं, इसके बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है दैट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि द इक्विलिब्रियम
the equilibrium established between non-ionized reactants and the produced ions is called ionic equilibrium। ठीक है, इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड बिटवीन नॉन आयनाइज्ड रिएक्टेंट्स एंड द प्रोड्यूस्ड आयंस इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड पार्ट है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, दिस द इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना। द इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड बिटवीन नॉन आयनाइज्ड रिएक्टेंट्स एंड द प्रोड्यूस्ड आयंस इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है। चलिए, अब हम लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम को जानने के लिए मैंने क्या कहा कि कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे ये सब्सटेंस है, ठीक है, तो सब्सटेंस है तो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, ये दो तरह का होता है, कौन कौन, तो एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एक हुआ नॉन इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट। अब फिर फर्दर ये इलेक्ट्रोलाइट ये टूटेगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है। चलिए, तो आप इसको नोट करिए, क्योंकि फिर इसके बाद जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब को हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है ना, जल्दी नोट करो। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, तो यहां पर हेडिंग देंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो कहता है कि द सब्सटेंस which is not dissociated into ions is called non-electrolyte। ठीक है, और यहां पर क्या कहता है कि ये आयंस में नहीं टूटते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो देखो जैसे ग्लूकोज, C6H12O6, शुगर क्या हो गया, C12H22O11, यूरिया क्या हो गया, NH2CO NH2। तो ये चीज जो है, ये सब सारा का सारा किसमें आता है, तो ये आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। क्लियर है ना, यानी कि इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक, चलिए, तो यहां पर कहता है कि ये तो हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब कहता है कि देखो यहां पे टर्म है इलेक्ट्रोलाइट, ये दो टर्म से आया है, एक है इलेक्ट्रो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है लाइसिस, लाइट है लाइसिस यानी कि ब्रेकिंग। तो कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू these substances
substances, when electricity is passed through these substances, they dissociate into ions. ठीक है, कहता है कि इसकी पहचान क्या है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इस सब्सटेंस के थ्रू पास करते हैं तो ये आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, सॉल्ट, etc. ठीक है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, ये सब आते हैं, जो भी आयन से टूटते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। अब इसका क्लासिफिकेशन हम लोग फिर जब देखेंगे फर्दर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि कहता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट, ये जो है ये टूट जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हम लोग जो है इस दोनों को देखेंगे, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को। लेकिन इसको जानने से पहले आपको एक टर्म जानना जरूरी है। हालांकि वो टर्म तुम इससे पहले भी उस टर्म से वाकिफ हो, जब सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा होगा तो वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टर्म आया होगा, ठीक है ना। तो उसी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, लेकिन चीज एक ही है, बस टर्म अलग अलग है, चीज एक ही है। वहां पर डिसोसिएशन, एसोसिएशन वो टूटने और जुड़ने के कारण बोलते थे, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि चूंकि ये आयन में टूटते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक पहले नोट करिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, लेकिन उससे पहले क्या बताया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पर लिखेंगे डिग्री ऑफ, अब यहाँ पे टर्म बदल जाएगा, क्या होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। कहता है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, यानी कि जनरली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, ठीक है ना। चलिए अब ये होता क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किसको कहते हैं, तो कहता है कि इट इज डिफाइंड एज number of moles of reactants ionized per mole of reactants taken। देखो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स आयनाइज्ड पर मोल ऑफ रिएक्टेंट्स टेकन। तो थोड़ा सा सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसको समझने के बाद बहुत आसान हो जाता है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, ये देखो, कहता है कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स आयनाइज्ड पर मोल ऑफ रिएक्टेंट्स टेकन, यानी कि रिएक्टेंट्स आप जितना भी लो उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि उस रिएक्टेंट में आपको निकालना है कि एक मोल रिएक्टेंट में कितना टूटता है, ठीक है ना, कितना टूट करके आयन देता है, तो वही कहलाएगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। जैसे कहता है कि मान लो लेट 20 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन, ठीक है, in which 5 moles dissociated into ions, then degree of ionization will be, क्या हो जाएगा, कहता
कहता है कि let 20 moles of reactants are taken in which 5 moles dissociated into ions, then degree of ionization will be। तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा बराबर होगा, देखो 20 मोल्स में 5 मोल्स टूटता है, तो 1 मोल में कितना टूटेगा, 5/20। तो ये जो है ये आपका आ गया कितना, 0.25। तो यही हो गया इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब कहता है कि अगर इसीलिए परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगर पूछा जाए, परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो ये हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कितना हो गया 25%। ठीक है, तो ये चीज जो आप देख रहे हो, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका क्या हो गया 25%। समझ में आया है, तो ये चीज है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग सीख लिए क्या, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि इसके आधार पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करिए। तो अब देखिए, अब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्या कहा कि इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि दे अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन, दे अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन, यानी कि इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है इनटू आयंस। ठीक, यहां पर क्या होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा E। अब देखो सोचने की बात है कि इसमें क्या कहता है कि कंप्लीट डिसोसिएशन। सपोज करो कि 20 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स लिया गया और 20 मोल्स में 20 मोल्स अगर डिसोसिएट हो गया, तो आप क्या कहोगे कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा 1, यानी 20 आउट ऑफ 20 पूरा का पूरा टूट गया, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 1, यानी कि हम लोग कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू 1। क्लियर है। चलिए, मेन है इसमें याद रखना क्या, एग्जाम्पल। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है ना। तो जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें मान लीजिए HCl है, HNO3 है, H2SO4 है। उसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग बेस देखते हो, तो इसमें मान लिया NaOH है, KOH है, CaOH2 है। तो ये सब सारा का सारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। उसी तरह से सॉल्युबल सॉल्ट, तो सॉल्युबल सॉल्ट्स में जनरली क्या होता है कि सॉल्ट्स ऑफ एल्काइली मेटल्स, ठीक है ना, जैसे सॉल्ट्स ऑफ एल्काइली मेटल्स, या इसमें ले सकते हैं जैसे NaCl हो गया, ठीक है, NH4Cl हो गया, या फिर NaNO3 हो गया, ठीक है, ETC, ये सब आ जाएगा सॉल्युबल सॉल्ट में। क्लियर है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर हेडिंग दे देंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें पार्शियल डिसोसिएशन, ठीक है ना। क्या होता है, पार्शियल डिसोसिएशन। ठीक, तो यहां पर क्या लिखेंगे, दे अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन या आयनाइजेशन आप बोल सकते हो, पार्शियल डिसोसिएशन इनटू आयंस, ठीक है। और अगर ऐसा है तो इसमें अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इज लेस देन 1। यहां पर ये चीज बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो अभी जस्ट कुछ देर पहले एग्जाम्पल दिए थे ना, क्या कि 20 मोल्स है, उसमें 5 मोल डिसोसिएट हुआ, तो अल्फा का वैल्यू कितना आया था 0.25, जो कि 1 से कम था। इसीलिए अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू लेस देन 1। तो यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस जब आएगा, तो वहां पे अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1। अब यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात, क्या
कि आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग किसको देखते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट को। क्यों? क्योंकि इसी का पार्शियल डिसोसिएशन होता है, तो यहाँ पे कुछ पार्ट जो है रिएक्टेंट्स का बाकी रह जाता है, नॉन आयनाइज रहता है, और कुछ आयंस में कन्वर्ट हुए। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश्ड होता है, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस जो होता है उसमें ज़्यादातर होता है। इसीलिए हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में मेनली किसको फोकस करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल हो जाएगा वीक एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, वीक बेस, जिसमें हम लोग वीक बेस में जैसे ले लेते हैं NH4OH, NH4OH, ठीक है। और वीक एसिड जैसे है, तो वीक एसिड में आप ले सकते हो CH3COOH, H2CO3, तो ये सब आ गया वीक एसिड में ये। और इसमें एस्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होगा, उसमें क्या था, सोल्यूबल सॉल्ट्स, अब इसमें कहता है कि एस्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, मतलब जो कठिनाई से डिजोल्व होता हो, तो एस्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे AgCl हो गया, Ag2Cl2 हो गया, ठीक है, PbCl2 हो गया, ये सब है। या फिर CH3COONH4+, ठीक है। तो ये सब जो है ये आ गया किस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। तो इसमें आपको अगर दिख नहीं रहा है तो इसको हाँ नोट कर लीजिए। चलिए, अब दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये एग्जाम्पल क्या है, AgCl है, G2Cl2 है, PbCl2 है, CH3COONH4 है। तो ये सब सारा का सारा जो है किसमें आता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है, ठीक है ना। तो हम लोग जान गए किसके बारे में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। अब इससे आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आप रिवाइज करते रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खास करके अपने दोस्तों को ज़रूर इन्फॉर्मेशन दो इस वीडियो के बारे में, ताकि उसे भी लाभ मिल सके। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का अर्लियर नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।